बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पार्लियामान का अहम इजलास हुआ जहां पीटीआई हुकूमत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। एएफटीएफ बिल नून लीग के अरकान कम होने के बावजूद कसरत राय से मंजूर कर लिए गए और ये तासुर आया कि हुकूमत और अपोजिशन मुल्की मुफाद की खातिर एक पेज पर हैं। याद रहे, इस बिल पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे और ये बिल सेनेट से मुस्तरद भी हो चुका है। नाज़रीन, सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब भी आपको याद होंगे, जहाँ पे बाजी पलटी गई थी और अददी अक्सरियत कम होने के बावजूद सादिक साहब को मुंतखब कर लिया गया था। इमरान खान ने कौमी असम्बली में बिल की मंजूरी पर अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया और मुल्की मुफाद की खातिर अपोजिशन को ताउन की पेशकश भी की, मगर अपना तारीखी जुमला भी दोहराया कि करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। क्या इसका मतलब ये है कि अब हुकूमत अवामी मसाइल, इदारों में रिफॉर्म्स और मुल्की मुफाद में डिलीवर करने के लिए संजीदा हो गई है? क्योंकि हुकूमत को ये ख़तरा था कि अपोजिशन इस बिल को मुस्तरद करके ब्लैकमेल करना चाहती है और अपोजिशन को ये ख़तरा है कि हुकूमत इसके आड़ में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करना चाहती है। अब देखना यह है कि एपीसी पर इसके असरात क्या होंगे। यही आज का हमारा मौजू है। पहले रिपोर्ट देखते हैं। पार्लियामेंट में एक ही दिन में काफी सारी कानून साजी देखने में आई। कल सुबह सेनेट में 2 बिल्स मुस्तरद होने के बाद हुकूमत ने मुश्तरका इजलास बुलाया, जिसमें कसरत राय से बिल मंजूर करा लेना यकीनन हुकूमत की कामयाबी है। हुकूमत ने 8 कवानीन मंजूर करवाए। इन बिल्स की मंजूरी में क्या 34 गैर हाजिर अरकान की गैर हाजिरी ने भी किरदार अदा किया? क्या ये सवाल अपोजिशन के लिए अहम है और सियासी हल्के इस पर सवाल उठा रहे हैं? बहरहाल हुकूमत की कामयाबी अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन एक नई तहरीक के लिए मैदान हमवार कर रही है, जिसके लिए पहले कदम के तौर पर एपीसी तलब कर ली गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मेजबानी करेगी। जबकि सुबह एक डेवलपमेंट भी हुई। सुबह एक और बिल मंजूर हुआ जिसका मकसद पाक फौज का तमस्खुर उड़ाने वालों को सख्त सजाएं देना है। पाक फौज का मजाक उड़ाने वालों को 2 साल कैद या 5 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। कल एक और अहम डेवलपमेंट हुई, वो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा की हिदायत पर कलअदम करार दी गई तंजीमों के अमलाक को मुंजमद कर दिया। ये सब पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट से इखराज के लिए किया गया। गुजरे हुए कल के साथ पाकिस्तान ने एफएटीएफ की बेशतर शराइत मुकम्मल कर ली हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साथ ही मफरूर करार देने के लिए कार्रवाई का आगाज हो चुका है। तो गुजरा हुआ कल पाकिस्तान की सियासत का एक मुतहर्रिक दिन रहा। वजीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब भी किया। उनका यह कहना था कि अपोजिशन ने एफएटीएफ कानून साजी को एनआरओ के हुसूल के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। अपोजिशन ने शिकवा किया कि उनके दोनों अहम रहनुमाओं मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को इजलास में खिताब करने से रोका गया। ये सारी सियासत अगले चंद दिनों में किस तरफ जाएगी, यही हमारे आज के प्रोग्राम में मौजूआत होंगे। गेस्ट का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है ऑन कॉल, और हमारे साथ दीगर मेहमान भी शामिल गुफ्तगू होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो एफएटीएफ बिल मंजूर हो गया है, ये तो बड़ा सही काम हो गया है। आपके ख्याल में ये किसी की जीत है, हार है, या फिर मुल्की मुफाद में अपोजिशन हुकूमत एक पेज पर नजर आ रहे हैं? शाजिया, बड़ी वाज़ेह सी बात है कि जहाँ पे कौमी मफादात हों वहाँ पे किसी भी सियासी पार्टी को उसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लग रहा ऐसा है कि दोनों तरफ से एफएटीएफ के बिल में जो है उसको सियासी खेल बनाया गया। जो हुकूमत की जमात है वो कोशिश कर रही थी कि कुछ ऐसे कवानीन भी इसके अंदर डाल दिए जाएं जिससे वो अपोजिशन की क़यादत को या मेंबरान को जो अरेस्ट करने की ताकत है उसको लंबे अरसे तक रख सके, पास करवा ले। और अपोजिशन की तरफ से शायद ये कोशिश की जा रही थी कि बहुत सारे नैब कवानीन का जो निशाना बने हैं उनकी क़यादत उसको किसी तरह कानून से निकाल लिया जाए। दोनों तरफ कोशिश ये की गई, लेकिन नतीजा शायद मैं समझता हूँ अच्छा है। एक अच्छा पैगाम जाएगा आलमी दुनिया के अंदर के नेशनल असेंबली और सेनेट ने मिल के आखिरकार जो हमें काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो बिल पास कर लिया। अलमिया ये है, हमें सोचने का जो मुकाम आता है वो ऐसे है कि जून 2018 में हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था और 2 साल पहले, 2 साल से जायद
हो गए जब हमें बताया गया था कि 27 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आपने अमल दरामद करना है, इनके ऊपर कानून साजी करनी है, इनके ऊपर आपने इदारों की काबिलियत बढ़ानी है और इन कवानीन के नतीजे में आपने कन्विक्शन रेट, आपने सजा देनी है। 2 साल गुजर गए। आप अंदाजा कीजिए कि आप और मैं आज बैठे ये डिबेट कर रहे हैं, जबकि FATF का सेशन जो है वो अक्टूबर की 18 तारीख को शुरू होना है। यानी कि हम 20-25 दिन पहले हमें ख्याल आया कि भाई हमने कानून साजी करनी है। पिछले कई माह गुजर गए, हम सुन रहे हैं कि उन 27 पॉइंट्स में से 14 पॉइंट्स के ऊपर हमने काम कर लिया है और 13 पॉइंट्स पे ऊपर अभी अमल दरामद होना बाकी है। तो ऐसा क्यों होता है? हम ऐसी इजाजत ही क्यों देते हैं बाकी दुनिया को कि वो हमारे ऊपर फिर जो दुश्मन अनासिर हैं, मुल्क से बाहर जो दुश्मन ताकतें हैं, वो इसका फायदा उठा सकें, पाकिस्तान को इसका निशाना बना सकें। बड़ी वाज़ेह सी बात है कि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। अमेरिका की नीयत क्या है वो भी कोई शक व शुबहात से खाली नहीं है। वो क्या चाहता है, तो हमें ऐसी हरकत करनी ही नहीं चाहिए कि वो इंडिया और बाकी दुश्मन ताकतें जो है मुल्क से बाहर, उनको ये मौका मिल सके कि वो हमें ब्लैक लिस्ट में डालने की डिमांड कर सके। ठीक है अमजद साहब, डॉक्टर साहब ने तो जो बात बताई है उससे तो बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि ये जो बिल मंजूर हुआ है ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अभी तो हमें बहुत सारे काम करने बाकी हैं। FATF में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, 13 पॉइंट्स बाकी हैं, अक्टूबर में इजलास होना है, तो ये तो बड़ी अचीवमेंट नहीं लग रही मुझे। नहीं, मेरा अपना अंदाजा है कि ये 13 पॉइंट में से सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल इशू था वो कवानीन के बनाने का ही था। ठीक। और उस पे काम रुका हुआ था और आखिरी वक्त तक हम लटके रहे। और अब अर्जेंसी ये थी कि जो लास्ट रिव्यू पे रिपोर्ट लिखी गई थी और पाकिस्तान को जो बताया गया वो काफी सख्त थी और उसमें एक तरह की आप कह लीजिए कि सजनिश थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को रिपीटेडली काफी वक्त दिया जा चुका है और ये उस पे जिस तरह अमल करना चाहिए नहीं करते। कुछ पॉइंट्स पार्शली इन्होंने किया हुआ है, कुछ पे बिल्कुल काम नहीं किया और वो खास तौर से कवानीन से रिलेटेड थे। तो इन हालात में लगता ये था कि ये आखिरी मौका है और अब जब रिव्यू होगा तो पाकिस्तान को लाजमन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब इन हालात में जब ये अटक गई चीजें तो गवर्नमेंट के भी आत्मा पूरे हुए थे क्योंकि आगे तो टाइम रहा नहीं ज्यादा। लेकिन मसला ये है कि ठीक है, हो सकता है अपोजिशन के कंसर्न दुरुस्त हों, उनका जायज हो ये, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है जो मैं इसको जिस तरह देखता हूँ, ये हुकूमत हमेशा हुकूमत में नहीं रहेगी और अपोजिशन हमेशा अपोजिशन में नहीं। एग्जैक्टली। कल या साल बाद 6 महीने बाद सूरत हाल बदल जाती है तो फिर वो हुकूमत में होंगे। तो जो कानून बना रहा है वो इन चीजों को देख के बना रहा है कि भाई मैं भी कल अपोजिशन में हो सकता हूँ। सो इस लिहाज से इसको ये कहना सिर्फ कि ये किसी को टारगेट करने के लिए, ये तो नहीं, कल वो तो उसका टारगेट हो सकते हैं। दूसरा जो इशू है वो ये है कि अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग करनी नहीं तो आपको फिक्र किस बात की है? क्यों नहीं आप इसको करते? कवानीन बनने चाहिए। कवानीन का गलत इस्तेमाल तो हर, आप कत्ल का कानून देख लीजिए, सर नजर अब्बानी ने तो ये लॉजिक पेश की है कि ये कानून साजी जो की जा रही है, बिल मंजूर किया है, इसकी आड़ में जो है मनी लॉन्ड्रिंग का बिल भी मंजूर करा लिया और इससे एक आम आदमी को मुश्किल होगी। लेकिन आम आदमी का मनी लॉन्ड्रिंग से क्या लेना देना सर? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है जी। ये ऐसे सारे ये अपने चोर चतर जो इनके हैं लीडर्स, उनको बचाने के लिए खुदा जाने इनको मुल्क नजर नहीं आता, अल्लाह ताला इनको पूछे क्योंकि यहाँ तो सजा है नहीं। लेकिन एक बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग करनी नहीं तो फिर आपको फिक्र किस बात की? दूसरा ये है कि मैं जो बात कर रहा था वो ये कि कवानीन सारे ही ऐसे होते हैं जिसको अगर कोई मिसयूज करना चाहे तो कर सकता है। अब इसका मतलब ये कि कानून ना बनाया जाए, कानून इम्प्रूव किए जा सकते हैं। जैसे भी कत्ल का कानून है, एक आदमी कातिल होता है, मुद्दई जो वो सारे खानदान का नाम लिखवा देते हैं, सारा खानदान चक्कर में आ जाता है, फिर साबित होता है कि जनाब बाकी खानदान तो था ही नहीं थे, वो तो शायद दूसरे शहर में बैठे हुए थे, कातिल एक ही है। तो जो उनके 2 साल 4 साल जो मुकदमों में ख्वार हो जाते हैं उसका कौन जिम्मेदार है? तो आप उसमें कानून बना सकते हैं कि कल अगर ये बेगुनाह साबित हो तो फला शख्स जो इसका मुद्दई होगा उसको इनको ये तावान देना होगा या इनको कंपनसेट करने के लिए ये काम करना होगा। तो उस पर कुछ चेक हो सकता है। लेकिन ये तो ना आप कहें कि जी अच्छा कत्ल का कानून ही नहीं होना चाहिए, या अगर कानून हो तो उसमें ऐसे सुकम रख दें कि कातिल भी ना पकड़ा जा सके। तो ये सारी चीजें देख के करनी चाहिए। लेकिन एक चीज जो भी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, असल चीज ये है कि जो कुछ अभी होने वाला है, अगर ये सारे हम अपने पॉइंट्स पे बड़ा ठोक बजा के अमल करके लेके नहीं जाते तो नतीजे इसके बड़े भयानक।
उन्होंने जो इनको वार्निंग दी है उसमें उन्होंने खास तौर पे ये चीज लिखी हुई है कि फिर वो मजबूर होंगे कि अपने तमाम मेंबर मुल्कों को गाइडेंस मुहैया करें और उनको गाइड कर दें कि जिसको ब्लैक लिस्ट में डाला गया उससे कोई ट्रेड ना करे। आप सोचिए आप एक्सपोर्ट कहाँ जाएंगी, आपकी इनकम कहाँ जाएगी। ठीक है। आप तो बिल्कुल यानी जहाँ तक फॉरेन एक्सचेंज का ताल्लुक है आप तो बिल्कुल आकर पे बैठ जाएंगे, आपके पास होगा कुछ नहीं। तो जब आप मुल्क के होने के उसके इन चीजों के मुल्क के खिलाफ नताइज देखते हैं कि कितने शदीद हो सकते हैं, तो फिर इंसान को आम छोटी मोटी अपनी चीजें भूल जानी पड़ती हैं। सही। लेकिन बदकिस्मती कि यहाँ पे जाती मफादात हावी हैं, आपने देख ही लिया जो तमाशा लगा हुआ है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सियासत पे तो बाद में बात करूंगी कि इस पर क्या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की गई है। सर मुझे ये बता दीजिएगा कि अक्टूबर तक का टाइम है और इसमें कलअदम तंजीमों के हवाले से भी काफ़ी वाज़े हमें एक पैगाम मिला था, लेकिन आपको लग रहा है कि कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई हुकूमत कर रही है? क्योंकि अभी जो रैलियाँ निकली हैं उस पर भी सवालात उठे कि वो कलअदम तंजीमों के ने निकाला है। शाजिया, 3 डिफरेंट इवेल्युएशन की जाती है हर मुल्क की। अभी जो प्रोसेस कल ख़त्म हुआ है एशिया पैसिफिक ग्रुप जिसमें पाकिस्तान जिसका हिस्सा है, उसको कहते हैं म्यूचुअल इवेल्युएशन प्रोसीजर, यानी कि वहाँ पे ममालिक खुद बैठ के एक दूसरे की जो है कारकर्दगी को सामने लाते हैं। FATF की 3 शराइत हैं। वो देखता है कि आपके मुल्क में क्या कानून साजी हो चुकी है, वो बेशतर कानून साजी बहुत सारी जो है वो पाकिस्तान कर चुका है। दूसरा एलिमेंट उसका आता है कि क्या आपके इदारों में काबिलियत है कि उस कानून साजी के ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं, वहां पे पाकिस्तान की बेतहाशा कमजोरियां हैं। तीसरे स्टेप पे वो देखते हैं कि भाई आपने इदारों की काबिलियत भी बढ़ा ली, आपने कानून साजी भी कर दी, आपने कहीं कोई कन्विक्शन करके दिखाई, किसी को सजा मिली। तो ये जो सजा वाला मामला है और जो मामला आता है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी का, इसमें दोनों में हम बहुत कमजोर हैं। और आपने सही कहा कि अभी तो सितंबर के महीने के अंदर हम कानून साजी कर रहे हैं, तो बाकी 2 स्टेजेस कब तक आएंगी वो अक्टूबर से पहले तो ऑफ कोर्स नहीं आ सकती। बहुत सारा काम शाजिया हुआ भी है, बहुत सारी जो तंजीमें हैं उनके असासाजात को फ्रीज किया गया है, बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। बहुत सारा काम जरूर हुआ है। जो इम्पैक्ट जिसका जनरल साहब जिक्र कर रहे थे उसका अगर मैं खुसूसी तौर पे आपको बता दूं, अगर हम ब्लैक लिस्ट पे जाते हैं, जबकि इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि हमें ब्लैक लिस्ट किया जाए, तो जो बहुत सारे फॉरेन बैंक्स हैं पाकिस्तान में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बहुत सारी ब्रांचेज हैं और बहुत सारे फॉरेन बैंक्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, वो सेकंड थॉट्स में चले जाएंगे कि वो अपने ऑपरेशन पाकिस्तान में जारी रखें या बंद कर दें। फिर हमारी कोई $100 बिलियन की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रिलेशनशिप है बाकी दुनिया से, उसके ऊपर बड़ा संगीन किस्म का असर हो सकता है। हम यूरो बॉन्ड जाते हैं, दुनिया भर से बिलियन डॉलर जो है वो कर्जा उठाते हैं, वो सारी मार्केट हमारे लिए बंद हो जाएंगी। IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को पैसे देने बंद कर देगा, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है पाकिस्तान में वो बड़ी तेजी से बढ़ जाएगी। अच्छी खबर ये है कि जो कवानीन है इस वक्त FATF के एग्जिस्ट करते, उसमें अगर 3 फुल मेंबर जब अक्टूबर में सेशन होगा, 3 फुल मेंबर जो है उसके शाजिया कुछ 39 फुल मेंबर्स हैं, जिसमें से 37 ममालिक हैं और 2 जो हैं वो एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, एक यूरोपियन कमीशन है। अगर 3 फुल मेंबर्स पाकिस्तान का साथ खड़ा दे और वो उसके मुखालिफ हो जाए कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं करना, तो फिर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। और हम काउंट कर रहे हैं चीन के ऊपर, तुर्की के ऊपर और मलेशिया के ऊपर। और अच्छी खबर जैसे मैंने कहा कि अगर ये 3 ममालिक हमारे साथ खड़े रहते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारा चांस ब्लैक लिस्ट में जाने का बड़ा कम। ठीक है। अमजद साहब, जिस तरह कल हमने देखा था कि वज़ीर आज़म साहब ने ये मतलब एक तो इनके ताउन का शुक्रिया अदा किया अपोजिशन का, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जो दीगर मुल्की मुफादात हैं, अवामी मसाइल हैं, उस पर उनको ताउन की यकीन दहानी करें, मगर करप्शन के हवाले से फिर वही मैसेज दे दिया, वो तारीखी जुमला दोहरा दिया। अब क्या लगता है कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट के बाद क्या प्राइम मिनिस्टर साहब सही डिलीवर कर सकेंगे, पुलिस डीपोलिसाइज कर सकेंगे, या जुडिशरी के हवाले से जुडिशल रिफॉर्म्स ला सकेंगे? क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि कन्विक्शन तो अभी तक हमें नजर ही नहीं आई है। ये मामला पे कब वजीर आजम साहब तवज्जो देंगे?
जी गालिबन मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया। डॉक्टर साहब यही सवाल मैं आपको थ्रो करना चाह रही थी। देखिए शाजिया, आप अगर पीटीआई का मंशूर निकाल के देखें 2018 में, तो उसमें कम से कम 2 दर्जन दफा ये पुलिस रिफॉर्म, पुलिस की इस्लाहात और जुडिशल रिफॉर्म, अदालती इस्लाहात का जिक्र किया गया। अब पिछले 2 सालों में हमने ना तो किसी किस्म की कोई पुलिस रिफॉर्म देखी। आपने देखा कि 24 महीनों के अंदर 6ठा आईजी पंजाब में चेंज हुआ। अब औसतन अगर आप 4 महीने दे रहे हैं एक आईजी को, तो आप बताएं कि आप उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जो मोटरवे के हवाले से रेप का मामला चल रहा, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे लगी रही। हम प्रॉब्लम देखते हैं, उसका सोल्यूशन कुछ और निकाल देते हैं। प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे रेप का, और हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी सजाएं बढ़ा देंगे, हम एक नया बिल निकाल देंगे, हम मर्द को नामर्द कर देंगे। इससे प्रॉब्लम दूर नहीं होगा। बिल्कुल प्रॉब्लम दूर 2 तरीकों से होगा। पहला ये कि आपने यकीनी बनाना है कि जो रेपिस्ट हो, जो इस किस्म का काम करता है, जुर्म करता है, वो पकड़ा जाएगा। टू बी सर्टन, आपने यकीनी बना देना है कि वो पकड़ा जाएगा। सर अभी तक आम मुल्जिम तो पकड़ा ही नहीं गया आबिद। अब देखिए, तो दूसरी यकीन दहानी आपने ये करवानी है कि अगर जब वो पकड़ा जाएगा उसके बाद उसको सजा भी यकीनी मिलेगी। बिल्कुल। तो ये 2 तरीके हैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, यानी कि आप पुलिस रिफॉर्म लाएंगे कि वो पकड़ सके, और फिर आप अदलिया में इस्लाहात लेके आएंगे कि जब वो पकड़ा जाए तो फिर उसको सजा भी मिल जाए। अब हमारे यहाँ, आप जैसे आपने कहा, वो पकड़ा ही नहीं जाता। अगर पकड़ा नहीं जाता और मीडिया की तरफ से प्रेशर आता है तो वो गलत बंदे को पकड़ लाते हैं और उसके ऊपर इल्जाम डाल देते हैं। अगर सही बंदा पकड़ा भी जाए तो फिर अदालत में हमारा जो क्रिमिनल का कन्विक्शन रेट आ रहा है वो 5% आ रहा है, जिसका मतलब है कि 95% जो जुर्म करने वाले हैं वो तो बरी हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हम प्रॉब्लम कुछ आ रहा है, उसका सोल्यूशन कुछ और निकाल देते हैं, जज्बात की राह में बह जाते हैं कि अगर मुल्क ये सर बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि विक्टिम की फैमिली सुलह कर लेती है। जितना लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में तो आखिरकार इतनी हजीमत बर्दाश्त करने के बाद विक्टिम की फैमिली सुलह ही कर लेगी ना। देखिए, जो क्रिमिनल केसेस हैं वो तो आपने रियासत के खिलाफ एक जुर्म किया है। इसमें रियासत को पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर फैमिली उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज भी कर रही है, जिस किस्म के संगीन केसेस सामने आ रहे हैं, जैसे रेप का केस है, ये तो रियासत के खिलाफ जुर्म किया गया है। जी बिल्कुल। तो वो जब तक 2 चीजों में हम पुलिस इस्लाहात नहीं लाएंगे, जब तक हम अदलिया में इस्लाहात नहीं लाएंगे, तो उस चीज को यकीनी नहीं बनाया जा सकेगा। आप जितनी मर्जी सजाएं बढ़ा दें, आप सूली चढ़ाने की सजा लगा दें, जब तक आप यकीनी नहीं बनाते कि वो असल मुजरिम पकड़ा जाएगा और असल मुजरिम को आखिर में सजा भी मिलेगी, तो ये अगर लोग चाह रहे हैं कि फांसी चढ़ा दी जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए, तो मर्द को नामर्द कर दिया जाए, ये सब जज्बाती खेल हैं। जो हमारी क़यादत है, सियासी क़यादत है, वज़ीर आज़म साहब है, उनको जज्बात की राह में आके किसी किस्म का फैसला नहीं करना चाहिए। उनको तो प्रॉब्लम का हल ढूंढना है। ठीक है डॉक्टर साहब, रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करूंगी गुफ्तगू को। हमारे साथ रहिएगा प्लीज। वेलकम बैक नाज़रीन। अमजद शोएब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अमजद साहब, कल का जो इजलास हुआ है और बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया, लेकिन यहाँ 2 बातें नोटिस की गई। एक तो ये कि नून लीग के अरकान मौजूद नहीं थे, उन्होंने ये भी कहा कि जी 200 का कोरम कैसे पूरा हुआ इस बिल के लिए जो वोटिंग गई। दूसरा जो कंसर्न थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, 8 पॉइंट्स थे गालिबन इस पर, हमने देखा कि ये बिल सेनेट में पहले जो है वो उसको रद्द भी किया गया था। तो वो कंसर्न क्या है, क्या समझते हैं नून लीग वाले, या अपोजिशन क्या राय रखती है इस पर? देखिए, जो चीज सामने आई थी वो तो अभी डॉक्टर साहब ने भी उसका जिक्र किया था कि चूंकि ये शुरू में दोनों बिल इकट्ठे पेश किए गए, नैब वाला भी, नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट का और इसमें FATF के केसेस, तो उसमें तो जो उन्होंने नैब के उसमें कवानीन में अमेंडमेंट मांगी हुई थी, ठीक है, वो तो मुनासिब नहीं थी, इंतहाई गैर मुनासिब थी। कि जहाँ कहा गया कि जी 5 साल पुराने केस में है, वो नहीं, उससे ज्यादा पुराने केसेस जो है नहीं खोले जाएंगे। 1 अरब से अगर कम हो आपकी करप्शन तो वो पूछा नहीं जाएगा, सो हो। तो वो जो चीज है वो तो कतई मेरा ख्याल है मानने के काबिल नहीं थी। लेकिन फसाद वहाँ पे उस वक्त में हुआ, बाद में हुआ जब ये वसीम शाहजाद साहब ने सेनेट में तकरीर की और फिर वो सारे बिखर गए।
ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हुकूमत ऑपोजिशन के साथ बजाय इसके कि एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करे जहां अंडरस्टैंडिंग आपको बनाने में आसानी रहे, वो ये अपने पूरे टेन्योर में ये नहीं कर सके। बल्कि यूं लगता है कि वो करना चाहते नहीं, यूं जैसे कि ऑपोजिशन जो है वो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं। तो वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं, वो मुनासिब नहीं है। ऑपोजिशन तो सिस्टम का हिस्सा है, आपको बिल पास कराने हैं, अल्टीमेटली उनको साथ देके चलना है। तो आप बेशक उनकी तरमीम ना माने, लेकिन एक अरेंजमेंट ऐसा रहना चाहिए जहां आप हर वक्त एक दूसरे के खिलाफ हथासराई के अलावा भी को बातचीत कर सर, जब ये कंसेंसस नहीं डेवलप है तो फिर किस तरह काम होगा? आपने वर्किंग रिलेशन की बात की, वो वर्किंग रिलेशनशिप तो इनको करनी चाहिए, लेकिन ये कि कंसेंसस डेवलप होना वो जरूरी नहीं है। उसमें चीज ये है कि जिम्मेदारी है हुकूमत की, बाहर जाके महफिल में जवाब हुकूमत दे रही है, अपोजिशन तो नहीं दे रही जाके। ठीक है। तो हुकूमत को एक सीरियसनेस का अंदाजा अगर है और वो अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर रहे, उनके साथ कर नहीं सके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब बाहर जाके हमें अपना मुकदमा हाथ देना चाहिए। ठीक है। वो तो बारसूरत एक जिम्मेदारी है बाहर से। अगर आपने कहा कि सबसे मुश्किल मरहला तय हो गया है कानून साजी का, लेकिन तो क्या अब हमें लग रहा है कि इमरान खान साहब जरा रिलैक्स हो गए हैं और वो डिलीवर करेंगे गुड गवर्नेंस के हवाले से या पुलिस या जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले से? नहीं, वो डिलीवर करने का काम और है, वो मुश्किल है और मैं अभी तक देख रहा हूँ कि उनमें पेशरफ नहीं है। उसमें दो तीन तरह की रुकावटें। एक तो ये कि अदारे इनको जिन अदारों में आपने मेरिट की बजाय पॉलिटिकल कंसिडरेशन या पॉलिटिकल लॉयल्टीज की वजह से लोगों को भर्ती कर दिया, वो बेशक नैब ले लें, FIA ले लें, NBR या FPR ले लें, कोई महकमा उठा लें आप, नतीजा ये कि उनको सीधा करना आसान नहीं, वहां से तो कॉपरेशन ही नहीं आपको मिलती। और दूसरी तरफ ये है कि आप मेरिट पे बंदे लाने शुरू करें तो एक एक डिपार्टमेंट को आप ओवरहॉल करने में आपको तो साल लग जाएंगे, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है इन चीजों के ऊपर। तो मुश्किलात ये भी हैं। फिर ये कि ऑपोजिशन को साथ आपने ऑन बोर्ड नहीं रखा। मिसाल के तौर पे अगर आप इकोनॉमी के इशू को हल करना चाहें तो इकोनॉमी पे डॉक्टर साहब भी आपको बताएंगे, अगर आज कुछ मेजर्स आपने अडॉप्ट करने हैं, कुछ टफ मेजर्स जिनके ऊपर कोई रेजिस्टेंस आप ना ले लोगों से, तो वो शायद आपको अगले टेन्योर में भी किसी और गवर्नमेंट के टेन्योर में भी चलाने पड़े कबल इसके कि आप इन कर्जों से जान छुड़ा सकें। अब वो जब तक आप ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड ना रखें, आप सख्त फैसले कर सकते हैं। वो तो आज आपको चैलेंज करेंगे कि जनाब जैसे सब्सिडीज हैं, आप सारी दुनिया में गंदम के ऊपर खुराक के ऊपर सब्सिडी दी जाती हैं, लेकिन उन मुल्कों के ऊपर कर्जे नहीं होते। अब यहाँ कर्जे भी उतारने हैं, लोग महंगाई को भी रो रहे हैं, तो आपने कोई सख्त अगर फैसले करने हैं तो आप फैसला करेंगे। जैसे आपने ताजरों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की, ताजरों ने जाके एहतजाज किए तो ऑपोजिशन उनके साथ खड़ी हो गई। अगर ऑपोजिशन ऑन बोर्ड होती और आपके फैसले किए जाते सारे मिलके, तो फिर सबको कबूल करने पड़ते। तो ये चीज एक बड़ा जरूरी है कि आप ऑपोजिशन को साथ मिलके उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप करें। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ चोर चोर कहते हैं। भी आपने अगर नैब में केसेस जो चल रहे हैं चलने दें, आप कहते हैं नैब इंडिपेंडेंट है, तो फिर आप अपने मुंह को बंद रखें। ठीक है, आप क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो ये दुश्वारियां हैं इनकी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी हवाले से कनेक्टिविटी ये बनती है कि जो कल स्टेटमेंट इमरान खान साहब का उन्होंने दिया इजलास में, जो बातें उन्होंने की, आपको लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो अब वाकई वर्किंग रिलेशन बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस हवाले से। तो अभी देखिए शाजिया, हमारा इस वक्त जो सियासी मॉडल सामने आया है उसमें PTI को, इमरान खान साहब को किसी किस्म की कोई सियासी मुखालफत उनके सामने नहीं खड़ी है। ऑपोजिशन ना होने के बराबर है। ऑपोजिशन के पास दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो वो मुत्तहिद नहीं है, सभी ऑपोजिशन जमातों के अपने अपने अलग अलग से एजेंडा हैं। फिर बहुत सारी खास तौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN, उनकी जो पहली तरजीह है वो अपनी क़यादत जो है, आला क़यादत जो है, उसको नैब के केसेस से बचाने वाली है। उनको कोई ऑपोजिशन देना, PTI को ऑपोजिशन देना कोई उनकी पहली तरजीह इस वक्त नजर नहीं आ रही। इस वक्त जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो PTI वर्सेस PTI है। PTI अपने खिलाफ खुद ही खड़ी है। और एक हकीकत सामने रख लीजिए कि 40% वक्त जो मैंडेटेड वक्त था वो गुजर गया। 2 साल गुजर गए हैं और अब 3 साल बचे हैं, यानी कि 40% टाइम इज ओवर। और इस 40% टाइम में हमने देखा कि अभी तक तो 3 ही तश्कील नहीं दी जा चुकी। आप देखिए कि FBR का चेयरमैन को 4 दफा बदला गया, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को 4 दफा 4 नए आए हैं उनके चेयरमैन, कॉमर्स सेक्रेटरी 4-5 दफा बदला गया। मैंने बताया 6 दफा
हमारे आईजी साहब पंजाब के बदले गए हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का 4 दफा बदला गया, कोई 11 दफा पंजाब का इरिगेशन सेक्रेटरी बदला गया है। तो ये जिस तेजी से ये अभी तो टीम तश्कील ही नहीं दी गई। पहले टीम बनाई जाएगी, फिर वो टीम बैठ के मंसूबाबंदी करेगी, फिर वो मंसूबा जो है एक और टीम बनेगी जो इम्प्लीमेंटेशन टीम होगी, उस मंसूबे के ऊपर फिर अमल दरामद होगा। ये सारा काम तो पहले 1 साल में हो जाना चाहिए था। तो जो जिस सिम्त में हम जा रहे हैं उसमें किसी किस्म की कोई डिलीवरी नजर नहीं आ रही। और फिर वो आपने देखा कि हम हमेशा हुकूमत जो है स्केप बोर्ड इस्तेमाल कर लेती है, कुर्बानी का बकरा, कि भाई अगर चीनी की कीमत 55 रुपए छोड़ के गए थे PMLN वाले, अब वो 100 रुपए से तजावुज कर गई है, तो भाई हमारी गलती तो नहीं, ये तो माफिया है सामने बैठी हुई। तो ये माफिया कौन लोग हैं? ये तो एक कुर्बानी का बकरा बना दिया। मतलब ये हुआ कि हमसे तो पॉलिसी बनी नहीं, हमारी पॉलिसी तो फेल हो गई, तो अब इल्जाम डाल दें उस बकरे के ऊपर। सर अगर आप दोनों की इजाजत हो तो अभी हमें हुकूमती MP हैं PTI के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सर उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। आप दोनों मेरे साथ ही रहेगा। शाहनवाज जदून साहब, वार्म वेलकम आपको। सर कल आप लोगों की आपने बिल मंजूर करा लिया, मुबारक हो आपको, लेकिन उसके बाद अभी जो 13 पॉइंट्स बाकी हैं FATF के हवाले से, अक्टूबर में होना है उसका सेशन, उस पर क्या आप लोगों ने काम किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कल साफ ज़ाहिर हुआ है कि मुल्क के साथ कौन मुखलिस है। ये लोग जो असम्बलियों के अंदर अपोजिशन वाले बैठे हुए थे, जब पब्लिक में आते हैं तो इनकी कुछ और स्टांस होता है, और जब वहाँ बैठते हैं तो कुछ और। कल साफ जाहिर हुआ है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। ये अपनी वो जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जो स्विस में और बाहर इन्होंने पैसे बना यहाँ पाकिस्तान से लूट के ले गए, उसे बचाने के लिए ये वो कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह बिल्कुल मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को और उनकी पूरी टीम को और ख़ासकर अपने इत्यादियों को खराजी तहसीन पेश करता हूं कि कल का दिन पाकिस्तान के लिए एक सुनहरा दिन था, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ जाएगा। जैसा आपने कहा कि 13 नुकात और है, तो इंशाअल्लाह उस पर भी वो वर्किंग जारी है, और वो भी हम पास करेंगे इंशाअल्लाह इसी असम्बली से। और पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ जाएगा, क्योंकि इन्होंने कल अपना असल चेहरा अवाम को दिखा दिया है। पाकिस्तानी अवाम ने कल देखा कि इन्होंने वो एक तज्ज़े-निगार का रात को मैं वो कर रहा था, उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। पाकिस्तान ने 200 रन बनाए और इंडिया ने 190 रन बनाए। तो ये इनका वो जो इंडिया का एक एजेंडा था, अपोजिशन उसी पे लगी हुई है। इनको ना मुल्क से कोई सरोकार है, ना पाकिस्तानी अवाम से। ये है कि अक्टूबर तक आप लोग वो 13 पॉइंट्स कैसे अचीव करेंगे? कोई स्ट्रैटेजी तो बनाई आपने? बिल्कुल हमने बनाई है, उनके लिए स्ट्रैटेजी भी बनाई है, और इंशाल्लाह वो भी अभी नेक्स्ट उसमें वो करेंगे हम इंशाल्लाह। वो भी बिल्कुल हमने पूरे प्लानिंग के साथ हम लगे हुए। हमारी पूरी टीम, हमारी जो लीगल टीम है पूरी बाबर अवान साहब की क़यादत में, तो इंशाल्लाह वो भी हम 13 जो पॉइंट है उस पर भी हम कर रहे हैं पूरे हमारी वर्क। अमजद साहब, आपने सुना, अब आप लोग तो ज़्यादा बेहतर तज्जिया कर सकते हैं कि वाकई हुकूमत की तैयारी है या नहीं है अभी। सर ज़रा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। ये जो APC होने वाली है, इस FATF के बारे में उन्होंने कहा है कि इसको डिस्कस किया जाएगा। क्या डिस्कस किया जाएगा? APC का एजेंडा बेसिकली है क्या? देखिए, बात यह है, डॉक्टर साहब ने अभी ऑपोजिशन के हालात का तो वादे कर दिया, जिक्र कर दिया। फैक्ट यही है कि APC सिर्फ ऐलानात करने, थोड़ा बहुत हुकूमत को अंडर प्रेशर लाना, एलामिया जारी करने, इसके अलावा और कुछ नहीं, और कुछ हो नहीं सकता। इनके आपस में ख्यालात नहीं मिलते। बहुत सारा कहने को बहुत कुछ सामने कहते हैं, लेकिन दरपर्दा मकासद कुछ और हैं। और ये अपने आप को मीडिया में, पब्लिक में अपनी प्रेजेंस जो है वो कायम रखना चाहते हैं, वरना तो ये बिल्कुल ओझल हो जाए नजरों से, तो इनको भूल जाए दुनिया। इस वजह से आप ये एक्टिविटी देखो। मौलाना चाहते थे कि ये तहस नहस हो जाए सिस्टम, को चाहते थे पहले दिन से कि कोई हरफ ना उठाए। वो चीज उनकी लगातार यही सांस था, और बिलाखिर धरने में जब वो निकले यहाँ से बिल्कुल कुछ लिए बगैर, और बाद में भी उनको फिर अपना अंदाजा हुआ गालिबन हैसियत का कि 4-5 सीटों वाले लीडर की कोई खास हैसियत नहीं होती, तो वो आप देखते हैं कि वो ठंडे पड़ गए। वो कोई इतने आपको मुतहरक नजर नहीं आते। दूसरी तरफ ये है कि दोनों बड़ी पार्टियां वो खुद मुखलिस नहीं है इस सारे एजेंडा के साथ जो बातचीत में आता है। वो आपने सुना होगा, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जवान कंधों पे डालने, इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी छोटी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते, वो लेना नहीं चाहते, वो लीड करे।
तो यहाँ से आपको इन चीजों से नजर आता है कि अंदर है क्या। इस वक्त सबसे बड़ा मसला उनके लिए यही है कि लीडरशिप जो है वो किसी तरह ये करप्शन के केसेस से उनकी जान छूटे। उसके लिए वो झूठ भी बोलते हैं, उसके लिए कहानियां भी घड़ते हैं। ये सारा तमाशा जो है वो बुनियादी तौर पे है वही। और जब नैब के कवानीन की अमेंडमेंट की मैं बात करूं तो उसमें भी यही था, बुनियादी मकसद यही नजर आता था कि इन लीडरान की किसी तरह जान छूटे। तो ये है, ये जान छूटे वाला किस्सा तो हो सकता है वैसे भी जान छूट जाए, क्योंकि यहाँ अभी तक तो किसी को सजा हुई नहीं। 8 साल से केसेस चल रहे हैं जी। ये नैब का जो अशर है यहाँ पे और अदालतें। तो लेकिन ये है कि भरपूर कोशिश उनकी यही थी। तो इन हालात में आप क्या तवक्को करते हैं कि ये क्या डिलीवर करेगी ऑपोजिशन? और इन एनी केस उनके पल्ले है क्या? जो 30 साल हुकूमत करके डिलीवर नहीं करके गए या 19 डिलीवर किया उन्होंने फर्ज, तो वो इसको क्या सबक सिखाएंगे कि इमरान खान चला जाए तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि पहले 30 साल फिर ट्रायल हो रहा था यहाँ पे। इनके तो भी 2 साल ही हुए हैं। ठीक है। इनको तो पहले दिन से, जिस दिन आए उस दिन से उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी ये निकम्मे हैं, नालायक हैं। अभी तो उन्होंने काम ही नहीं शुरू किया था जब ये बात हुई। ठीक है। तो ठीक है, ये नालायक होंगे, निकम्मे भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन 30 साल आपके भी तो गुजरे ना, उसमें क्या किया आप लोगों ने? बिल्कुल। तो ये चीज ठीक है। डॉक्टर साहब, फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार तो अदा नहीं कर रही, लेकिन बहुत रिलीफ और रिलैक्स रखा हुआ है हुकूमत को। मतलब स्टेटमेंट देने की हद तक बात नज़र आ रही है, उस तरह उनमें यूनिटी नज़र नहीं आ रही है अपोजिशन जमातों में। अब नून लीग का आपको क्या लग रहा है? वो कह रहे थे हम APC में डिस्कस करेंगे फाटा के ऊपर जो कुछ कंसर्न्स हैं उनको, लेकिन आज तो नवाज शरीफ की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी का भी आ गया है। तो क्या वाकई नून लीग अब किस तरफ फोकस करेगी? जी, अब ऑपोजिशन क्या करने वाली है, उसके पास कौन से हथियार पड़े हैं, वो किस सिमत में जाने वाली है। हमें फोकस करना चाहिए कि इस वक्त जो हुकूमत बैठी है वो हमें मुल्क को, मुल्क की मईशत को, मुल्क में रहने वालों को किस तरफ ले जा रही है। देखिए, अभी मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि दोबारा से ऑपोजिशन को इंडिया के बराबर ठहरा दिया गया कि ऑपोजिशन तो इंडिया वाला काम कर रही है और PTI जो है वो पाकिस्तान के रन बना रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून साजी करवाना हुकूमत का काम है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। और जैसे जन साहब ने शुरू में कहा कि एक वर्किंग रिलेशनशिप के बगैर सिस्टम नहीं चलेगा और इल्जाम आएगा PTI के ऊपर। ऐसे असेंबली के अंदर जो कार्रवाई चलानी है, जो मुल्क को आगे लेके बढ़ना है, वो जिम्मेदारी ऑपोजिशन की नहीं है। वो जिम्मेदारी आएगी हुकूमत के ऊपर और हुकूमत ऑपोजिशन के बगैर आगे चल नहीं सकती। अच्छा, फिर कल के दिन को अगर हम कह दें कि जी बहुत बड़ी मुबारकबाद देनी चाहिए और खराज तहसीन, अब मुझे बताइए कि जो 1 करोड़ पाकिस्तानी पिछले 2 सालों में बेरोजगार हो गए हैं, अगर वो आपने देखा कि बड़े बड़े शहरों के बाहर जो मार्केट्स हैं वहाँ वो बेरोजगार लोग अपना बेलचा और हथौड़े लेके खड़े रहते हैं। मैं उनके पास जाके कहूँ कि भाई आपको बड़ी मुबारक हो, हमारी असेंबली ने FATF का कानून पास कर दिया। आप अंदाजा कीजिए वो हथौड़े का या बेलचे का क्या इस्तेमाल करे, वो उठा के मेरे सर पे मारेगा। सर, कामयाब नौजवान प्रोग्राम आपको लगता है कि इसी हवाले से तो उन्होंने बेरोजगारी के हवाले से तो इमरान खान साहब लेकर आए? देखिए, ये हल नहीं है कि हुकूमत कोई प्रोग्राम निकाल देगी या लंगर खोल देगी। यहाँ पे आपको इंडस्ट्री चलानी है, यहाँ पे आपको रोजगार नौकरियां प्रोवाइड करनी है, जहाँ पे ये लोग जाके काम करें और अपनी रोजगार खुद से कमाएं। हुकूमत का काम लंगर खोलना और हुकूमत का काम इस किस्म के पैकेजेस लाना, सिर्फ ये काम उनका नहीं है। और अगर आप 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं अपनी माशी पॉलिसी की बुनियाद पे और उसके बाद 100 लोगों का लंगर खोल देते हैं, इट डजंट मेक सेंस। यहाँ पे हुकूमत को अपनी एक माशी पॉलिसी बनानी है। अच्छा, करप्शन के हवाले से भी मैंने 5-7 साल करप्शन के खिलाफ लिखा है कि करप्शन जो है वो मुल्क को तबाह कर देती है। लेकिन एक और चीज आप देखिए कि अगर मुल्क का सरबराह एक बस में 22 करोड़ पाकिस्तानियों को मुसाफिर लेके बैठा है और उसका 100% फोकस जो है वो पीछे वाले शीशे पे हो जाए, जो रेयर व्यू मिरर है, वो हमेशा यही बातें करता रहा है कि PMLN वाले लूट के खा गए थे और पीपल्स पार्टी वाले लूट के खा गए थे। आप जरूर फोकस करें रेयर व्यू मिरर के ऊपर भी, लेकिन देखना आपने सीधा है, क्योंकि आपने 22 करोड़ पाकिस्तान आगे लेके बढ़ना है। यहाँ पे हमें जब जो आगे ले जाने वाली पॉलिसी कहीं नजर नहीं आती और मुसलसल फोकस जो है वो रेयर व्यू मिरर के ऊपर, करप्शन के ऊपर, कि आज से 4 साल पहले क्या हुआ था या 5 साल पहले क्या हुआ था। हमारे पास इदारे बने हैं, उनको अपना इंडिपेंडेंट काम करने दीजिए।
आप 22 करोड़ पाकिस्तानियों को आगे लेके बढ़िए। ठीक है, यहाँ पे अब आम आदमी के सिर्फ 3 इशू है शायद, ये बाकी कॉम्प्लेक्स जो है सिचुएशन, ये तो मईशत दान बैठ के आपस में घंटों बरसों बहस करते रहेंगे। आम आदमी कहता है कि 2 साल पहले गंदम की कीमत 35 रुपए, आटे की कीमत 35 रुपए किलो थी, आज वो 60 रुपए किलो क्यों है? वो कहता है कि 55 रुपए की चीनी मिल रही थी 2 साल पहले, आज वो 100 रुपए से जायद क्यों है? मैंने घर का बिल देखा है बिजली का, मुझे साल भर पहले 10 रुपए और 50 पैसे का एक यूनिट मिल रहा था, सब टैक्सेस वगैरह डालने के बाद। आज मेरा जो बिल आया वो 17 रुपए यूनिट है। 70% आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए, 80% चीनी की कीमत बढ़ गई, 50-60% आटे की कीमत बढ़ गई, आमदन मेरी बढ़ी नहीं। सिर्फ ये 3 इश्यूज हैं, हुकूमत को सिर्फ ये 3 इश्यूज का जवाब देना है आम आदमी के लिए। वो बाकी चीजें जो है, ये FATF हो जाए और बजट की खसारा हो जाए और ट्रेड का खसारा हो जाए और करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाए, वो आम आदमी का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है अमजद साहब, चूंकि आपकी कमिटमेंट का ये, तो मैं आपसे पहले सवाल कर लेती हूँ, फिर शाहनवाज साहब से इन तमाम सवालात का जवाब लूंगी। अमजद साहब, इस तरह तो फिर बड़े आसानी से 3 साल भी गुजर जाएंगे, क्योंकि जो नैब का काम है वो हुकूमत के जो वो है वुज़रा और मुंशा, वो मुशीर, वो सारा दिन तो ये चोर डाकू के स्टेटमेंट देते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं तो 4 बातें अच्छी करते हैं और 5वीं 6ठी बात उनकी फिर नैब, चोर, करप्शन, छोड़ूंगा नहीं, यही सब चल रहा है। 3 साल गुजर जाने, आवाम इसी तरह रोती रहेगी। देखिए, इसके लिए इन्होंने वो शादाब अकबर साहब वगैरह रखे हुए हैं, वो कोऑर्डिनेट करते रहे, नैब अपना इंडिपेंडेंट काम करता रहे। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इनको आगे का सोचना चाहिए और आगे काम करना चाहिए, डिलीवर करें, ताकि लोगों में कुछ कॉन्फिडेंस बढ़े। असल चीज ये है कि जब आप उधर का नहीं सोचते और ये नैब वगैरह यही किस्से कहानियां में आप फंसे रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इनके उससे कहीं ज्यादा शर्मिंदगी होगी जब इनका वक्त पूरा होगा। उसकी वजह ये है कि नैब एज सच जो पीछे वाले लोग छोड़ के गए थे, जो पोलिटिसाइज्ड है, जिसमें लोग मेरिट पे नहीं बैठे हुए, वो डिलीवर नहीं करेगा। और एंड ऑफ द डे आप देखिए कि 2 साल कितने लोगों को उन्होंने पकड़ा, रोज इंक्वायरी खुली तो कोई केस आज दिन तक यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, जहाँ जिसको हम कह सकेंगे वो मंतकी अंजाम पे चला गया, एक भी केस नहीं गया। और आप 3 साल अगले भी गुजार लें तो नहीं होगा। अब इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जी मैं इन सबको जेलों में डालूंगा, पैसा वापस लेके आऊंगा। अगर 5 साल बाद आप राज तो यही लापते रहे हैं, लेकिन एक भी शख्स से न पैसा वापस आए न एक भी शख्स को जेल हो, तो आप क्या करेंगे? आपके पास रह क्या दिखाने के लिए? तो कम से कम लोगों का ये काम तो करें कि उनके रोजगार की तरफ तवज्जो दे दें, उसकी बात करें, या लोगों के लिए कोई इकोनॉमी में कोई सहूलत पैदा हो, जैसे भी रेट्स बढ़ रहे हैं चीजों के। और ये सिर्फ इसका नहीं है, अगर आप जैसे बिजली के रेट्स बढ़ते हैं, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है, आपकी इंडस्ट्री बढ़ जाती है। ये चीजें सारी इंटरलिंक्ड हैं। मुझसे बहुत बेहतर डॉक्टर सलीम जानते हैं, सर सलीम ये आपको बता सकते हैं, लेकिन आम आदमी भी जानता है कि जब यूटिलिटीज की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर आपकी फैक्ट्रियों में मसला आना शुरू हो जाता है, वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इन चीजों को आप अटेंड करें। उधर आप अभी ये बना रहे हैं, ये स्पेशल इकोनॉमी जोन वगैरह का काम हो रहा है, उधर तवज्जो दें ताकि लोगों को वहाँ रोजगार मिले, चीजें आगे बढ़ती नजर आए। उसकी बजाय अगर आप ये सुबह से लेकर रात तक यही अगर आप या ये कहें, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि इतनी बड़ी शर्मिंदगी इनके लिए तैयार बैठी हुई है, क्योंकि उन्होंने आते ही अदारे ठीक किए नहीं, उसमें वही लोग बैठे हुए हैं। मुझे पता है नैब में इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में खुद छोड़ते हैं वो ऐसे सुकुम के वो दूसरी साइड को बता दिए जाते हैं कि केस चलेगा तो ये हमने कमजोरियां छोड़ी हुई हैं इसमें, वो तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो। वो करता है। इसी तरह एक कमजोर सा रेफरेंस जाता है, एक गूंगा वकील खड़ा करते हैं जो वहां जाके अदालत में बोलता ही नहीं है, तो फिर केस कहाँ चलेंगे? जो असल अगर इसको करना ही था तो यहाँ चीजें कम से कम अदारे ठीक करवा देते, वो भी नहीं किए। तो अब कम से कम चुप बैठे, दूसरी साइडों पे काम करें जहाँ आवाम को रिलीफ मिले। ठीक है, उधर अब तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है शाहनवाज साहब, इतने सारे सवालात हो गए, मैं आपसे क्या क्या पूछूं। सर बस इतना बता दीजिए कि जो आपकी अचीवमेंट है उसमें कहाँ गरीब आवाम कहाँ स्टैंड करता है, उसके लिए क्या किया? देखिए, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो बस में बैठे और पीछे देख रहे हैं। देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब वो विजनरी लीडर है जो आगे तक के देख रहे हैं। जिस वक्त हमें मुल्क मिला, जिस कंडीशन में मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार मिला, तो उस वक्त बिल्कुल डिफ़ॉल्ट करने वाले थे पाकिस्तान, और माशाल्लाह इमरान खान की क़यादत ने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अरबों डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में लेके आए, 15 खरब
67 अरब की करप्शन को 270 अरब रुपए तक ले आए, 5000 अरब रुपए वापस करवाए, कर्जा जो लिया हुआ था वो वापस करवाया। मूडीज और वर्ल्ड बैंक माशी इस्तेकाम की तारीफें कर रहे हैं पाकिस्तान की, इमरान खान की गवर्नमेंट में वो कर रहे हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का हम अभी शुरू कर रहे हैं जिसमें हजारों मसलन कि लाखों नौकरियां निकलेगी जब कंस्ट्रक्शन की वो शुरू अभी हो गई है। बहुत टेक्निकल बातें कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आटा, चीनी और बिजली का बिल एक आम आदमी का कंसर्न इससे है सर। उसकी कीमतें आप देखिए, डॉक्टर साहब ने अभी सारे फिगर आपको बता दिए कि नून लीग के दौर में क्या था और अब क्यों महंगाई ने ये तो नून लीग ये जो हमारे ऊपर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की वजह से ना आज अब अगर ये कर्जे नहीं लिए, बात ये हमने कर्जे इनके कर्जे उतारने के लिए देखिए बात ये हमने अगर कर्जे लिए तो इनके कर्जे उतारने के लिए किस्तें देनी थी, इनकी उस करने के लिए इन्होंने मोटरवेज बना रहे थे तो रेडियो पाकिस्तान को गिरवी रखा हुआ था, मोटरवेज बना रहे थे तो इन्होंने पीआईए और उनको गिरवी रखा हुआ था। बात यह है कि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हमें तो इस हालत में मुल्क मिला हुआ था कि बहुत मुश्किल उसमें 3 साल आप यही कहते हुए गुजारते हैं कि गलत पॉलिसियां थी, बात ये कि हम जिस तरह होने से बचाया, लेकिन आटा यूं महंगा हुआ, चीनी इस वजह से महंगी हुई। जिस तरह इमरान खान और उनकी टीम काम कर रही, इंशाल्लाह 5 साल के बाद इस मुल्क को एक बेहतर पाकिस्तान जो नहीं है, जो वादा किया था खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम से, तो एक बेहतर मुल्क छोड़ के जाएंगे इंशाल्लाह। और अब अगले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। अब डॉक्टर साहब ने सही कहा, क्योंकि ये करप्ट है, ये आज एपीसी बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं? आज वही जरदारी, वही शहबाज शरीफ जो कह रहा था कि लाहौर के, पिशावर के, लड़काना के, कराची के रोडों पे इन्हें घसीटूंगा और इनका पेट पाड़ के इनसे पैसे लूंगा। आज वही बिलावल जो सबसे ज्यादा वो चोर और डाकू शहबाज शरीफ को कह रहे थे, आज किस लिए एक साथ बैठ रहे हैं? इसलिए इनको पता है कि जिस तरह इमरान खान और उनकी टीम जा रही है इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये इनकी बका का जंग है कि आखिरी बका की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब जब कंटेनर पे थे तो पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते थे, क्या हुआ? ये इतना बड़ा पंजाब हमारे लिए एग्जाम्पल बन गया है, बुरी तरह से एग्जाम्पल दी जा रही है। इससे पहले भी हुआ है। देखिए ये बिल्कुल हमें बहुत ही अफसोस है, ये जो मोटरवे वाला वाकया और खान साहब ने उस पर एक्शन भी लिया है, इससे पहले भी हुए। शहबाज शरीफ के दौर में आया दिन दहाड़े औरतों को गोलियां नहीं मारी थी मॉडल टाउन में, उससे पहले क्या बहुत से वाकयात नहीं हुए? बातों पे तो अवाम ने आप लोग को वोट दिया ना, कर रहे रिफॉर्म्स ला रहे हैं, कर रहे हैं इंशाल्लाह। देखिए हमें मुश्किलात है, हमें मुश्किलात है अभी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा हमें बहुत सी मुश्किलात है। ब्यूरोक्रेसी में इनके लोग बैठे हुए, इनके लगाए हुए लोग हैं, इन्होंने सियासी भर्तियां की हैं, वो हमारे लिए मुश्किलात बना रही हैं। हम अगर कोई काम बेहतर काम करना चाहते तो बीच में रोड़े अटकाते हैं, क्योंकि इनके लगाए हुए लोग सियासी भर्तियां हैं। और वो जाहिर है अभी हमें थोड़ा सा, अगर इन्होंने 30 साल में, तो मैंने कहा कि 5 साल बाद, देखिए बात है कि 5 साल आप काम डिलीवर करके अभी 5 साल बाद, देखिए मैं केपीके का आपको बता देता हूं, केपीके में हमारा भी 7वां साल है। 5 साल पहले हमें मिले, माशाल्लाह आप केपीके में, जाहिर है आप जर्नलिस्ट हैं, आपके भी वहाँ राब्ते होंगे, देखे वहाँ एजुकेशन निज़ाम बेहतरीन निज़ाम। सर वहाँ की ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और बोलती है। बीआरटी का मंसूबा आप लोग के सामने आग लगी जा रही है ना, हमने देखे बात ये कि बीआरटी 2 साल में, लेकिन हमने कंप्लीट तो कर दिया, चला तो दिया वहाँ। इन्होंने यहाँ कराची के अंदर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, इन्होंने वादा किया था, बात नहीं सूबाई गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं कि इन्होंने 10,000 बसों का वादा किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। 12 साल में 10 बसें रोड पे नहीं ला सके, हमने तो फिर भी वहां बीआरटी का 2 साल में कंप्लीट करा के दे दिए। वहां वो शहर जहां एक बैरूत बना हुआ था पेशावर, जहां लोग नफसियाती बन गए थे, माशाल्लाह आज उस शहर में जाके देख लें, बेहतर है पहले से। हुकूमत तो अभी आई है, तो नवाज शरीफ के दौर में नहीं हमें हमारी गवर्नमेंट जब 5 साल पहले थी तो नवाज शरीफ को, लेकिन हमने वहां उस वक्त से बेहतरी, वहां एक बेहतरीन हमने पुलिस निजाम क्यों डीपोलिटिसाइज कर दिया था, और हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं नए लोग कहां से लेकर आऊं, मैं माफियाज बहुत ताकतवर हैं, तो सर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी सवालात उठाते हैं वो कि काम नहीं करने देती। जब इतने हाथ बंधे तो 3 साल क्या 15 साल भी मिल जाएंगे इमरान खान साहब को तो डिलीवर नहीं कर सकेंगे वो। देखिए डिलीवरी का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, डिलीवर करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, पहली सियासी नीयत और दूसरी काबिलियत। मेरे ज़हन में किसी किस्म का कोई शक नहीं
कि ये शायद पहली हुकूमत आई है पिछले 25-30 सालों में जहां पे सियासी नीयत एट द वेरी टॉप लेवल, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे सियासी नीयत में बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि वो चाहते हैं कि ये चीजें डिलीवर कर पाएं, लेकिन सिर्फ चाहत के ऊपर, सिर्फ नीयत के ऊपर डिलीवरी नहीं हो पाएगी जब तक इदारों की काबिलियत, शख्सियात की काबिलियत को उसके अंदर जमा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे एक संगीन किस्म का फुकदान नजर आता है काबिलियत के हवाले से। नीयत पे मेरे ज़हन में, मेरे दिल में किसी किस्म का कोई शक नहीं। वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं, उनकी आरजू है, उनके पास सियासी नीयत भी है, लेकिन काबिलियत जब तक उसमें जमा नहीं हो पाएगी। कतई कलामी माफ कीजिएगा, ये जो बात कर रहे हैं आप काबिलियत की, तो उन्होंने तो वही चले हुए कारतूस ही अपने कैबिनेट में रखे हुए हैं जिन पे वो उंगली उठाते थे। तो उनको नहीं पता था कि ये लोग पहले तो काबिलियत इनमें थी नहीं, फिर अपनी गवर्नमेंट में इनको साथ रख लिया। तो आप सर आप ही इस पे बात जवाब दें। देखिए, एट द टाइम जब हुकूमत आ रही थी उस वक्त हमें बताया गया था कि इनके पास पक्की टीम, खास तौर पे मईशत के हवाले से मैं कहूँगा कि एक बड़ी ठोस किस्म की टीम है, ठोस किस्म की मनसूबाबंदी इनके पास एग्जिस्ट करती है। कहीं 200 लोगों की टीम का भी जिक्र किया गया था। लेकिन हुकूमत बनने के बाद एक तो शायद लोगों को उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद ये बड़ी बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि टीम कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी। खास तौर पे मईशत के अंदर तो इनके पास कोई भी मनसूबाबंदी नहीं थी। यानी कि अब जो असद उमर साहब हैं, उनको तो हुकूमत के आने से कहीं 2 साल 3 साल पहले से पता था कि अगर पीटीआई की हुकूमत जीतती है तो फाइनेंस की मिनिस्ट्री उन्हीं के पास जाएगी। उस मिनिस्ट्री के अंदर भी किसी किस्म की कोई मनसूबाबंदी नजर नहीं आई, कोई खास टीम बिलो द मिनिस्टेरियल लेवल भी कहीं नजर नहीं आई। इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत दूर की बात है, जो शुरुआत वाली मनसूबाबंदी है वो भी, प्लानिंग भी कहीं नजर नहीं आ रही। ठीक है, शहनवाज साहब अब आप ही जवाब दें कि क्यों मौशी पर, शॉर्टली बता देगा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है क्योंकि आप आए लेट तो आप शामिल गुफ्तगू नहीं रह सके ज़्यादा। क्या मौशी पॉलिसी बनाई नहीं गई? कभी एक को लाते हैं उसको हटाते हैं, फिर दूसरे को लाते हैं उसको हटाते हैं। अभी तक तो आप लोगों को यही पता नहीं है कि आपका काबिल वज़ीर है कौन जो उस ओहदे के लिए वो डोमेन उसका है, उस पर वो पूरा उतरे। नहीं, माशाअल्लाह हमारे काफ़ी उन्होंने अच्छा डिलीवर कर। मुराद सईद को देख ले, उनकी परफॉर्मेंस देख, मुराद सईद की स्पीच बहुत अच्छी होती है। उनकी जो वजारत है, जो उनका वो महकमा है, उनमें उन्होंने बड़ा बेहतरीन वो उन्होंने डिलीवर किया है। ऐसे काफ़ी उमर अयूब साहब, उन्होंने भी अच्छा वो किया हुआ है। और काफी हमारे बात ये है कि आपने कहा चेंज करना, इससे पहले उमर अयूब साहब ने बड़े अच्छे उसमें वो किए। आप मुझे ये बताएं कि तारीख में पहली मर्तबा 2 डैम बनने जा रहे हैं। क्या आया अगर ये बुरहान आज बिजली का है तो माजी की हुकूमतें अगर डैमों पे तवज्जो देते तो ये बुरहान तो ना होता ना। आज ये फर्स्ट टाइम 40 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है जो डैम बना रही है। तो बात यह है कि हमारे पास माशी टीम भी है। और आपने कहा चेंज तो खाली वो असद उमर साहब के जगह हफीज साहब को लगाए, लेकिन माजी में भी तो आप देख लेना 3-3, 4-4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए। तो अब जो बेहतर डिलीवर नहीं करेगा तो खान साहब ने तो कहा है कि भाई मैं टीम में चेंजिंग, ये वो पार्टी तो नहीं है कि भाई कोई मेरा जो डिलीवर करेगा वही टीम ना। ठीक है, चलें शाहनवाज साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर फ़ारूक सलीम आपका भी बहुत शुक्रिया। अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आवाम ने वोट तब्दीली के लिए दिया था, नए पाकिस्तान के लिए दिया था, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी के लिए दिया था। ठीक है, 2 साल में आप कोई मुआवजा नहीं कर सकते, लेकिन आपकी डायरेक्शन नज़र आनी चाहिए। हम तनकीद इसी हवाले से करते हैं, ये तनकीद बराए इस्लाह है। शाज़िया खान को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।